Hello students, in this video we are going to cover the syllabus of economics, like we are going to discuss the syllabus of economics. ओके हम यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस रहता है और आपको आगे क्या क्या स्टडी करना होगा. ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का आपके दो पार्ट्स हो जाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा हो जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके यहाँ पे अराउंड 8 चैप्टर दे रखे, 8 चैप्टर्स दिए गए हैं. तो जो आपका नंबर 1 चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि आपके लोअर लेवल किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे क्या था. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना डेवलप था, फॉरेन ट्रेड का क्या रोल था. ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थे आपके. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इकनॉमी क्या थी, किस तरीके की इकनॉमी थी, और ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव या नेगेटिव क्या कंट्रीब्यूशन रहा था हमारी इंडियन इकनॉमी में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आ जाता है आपका इंडियन इकनॉमी, जिसमें जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद क्या क्या हमारे गवर्नमेंट ने इंडिया की इकनॉमी को मजबूत करने के लिए प्लान्स वगैरह लेके आए. लाइक इकोनॉमिक प्लान्स क्या होते हैं. ठीक है, 5 ईयर प्लान्स उस समय पे चलते थे जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है. ठीक है, वो कितने इफेक्टिव रहे, उनका क्या गोल्स था. ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर क्या रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हुआ, फॉरेन ट्रेड का क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर चैप्टर नंबर 3 आ जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसमें हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि ये जो एलपीजी, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलपीजी. ठीक है, तो इसमें इनका रोल क्या है और ये क्यों नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो 1990 क्यों लाई गई, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी. और इन 3 वर्ड्स का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, और इन्होंने इकोनॉमी में यानी कि हमारे देश में हमारे जो देश की इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया और क्या रोल था इनका. साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी हम डिस्कशन इसी चैप्टर में करेंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, इसका मतलब क्या होता है, इसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है. ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, और ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, एजुकेशनल सेक्टर हमारा कितना डेवलप हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या क्या हुए इंडिया में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट. यहाँ पे जो आपके गांव देहात का एरिया होता है वो किस तरह डेवलप हुआ, उसके लिए क्या क्या नए प्रोसेसेस लाए गए, रूरल क्रेडिट क्या होता है, उनके सोर्सेज क्या थे, रूरल बैंकिंग्स का क्या इफेक्ट है, एग्रीकल्चरल जो मार्केट सिस्टम था वो किस तरीके का था और उसका क्या रोल प्ले होता है. ठीक है, अलग अलग तरीके की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो उनका क्या इम्पैक्ट रहता है इकोनॉमी पे, या इसके अलावा हमारा जो ऐसा सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर से अलग है यानी कि नॉन फार्म एरिया जो है वहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट रहता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत ही हम लोग आजकल प्रचलन में देख रहे हैं, वर्ड जो आ जाता है आपका सुनते होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देन चैप्टर नंबर 6 में आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लोगों का क्या पार्टिसिपेशन रहता है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से रोज़गार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ठीक है, ग्रोथ और जो आपका स्ट्रक्चर जो चेंज होता चला जा रहा है प्रेजेंट में एम्प्लॉयमेंट का, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. इंडियन वर्क फोर्स किस तरीके की है वो डिस्कस करेंगे. बेरोजगारी यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, गवर्नमेंट ने क्या नई पॉलिसीज़ लेके आए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वो हम चीज़ें चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, अब इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, लाइक जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे.
इंडिया की इन्वायरमेंट का स्टेट क्या है, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ फेस करने पड़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, लाइक हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, हम किस तरीके से अपने आप को और सस्टेन कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका यहाँ पे लास्ट चैप्टर हो जाता है, जिसमें हम यहाँ पे सिर्फ कंपैरेटिव डेवलपमेंट जो होगा, जो आपका जो नेबर्स हैं इंडिया का, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया के जो नेबर्स हैं और इंडिया का कितना डेवलपमेंट हो चुका है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो बात थी पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अब आ जाइए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ करीबन आपके 12 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हो जाता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि जो पैसा है वो किस तरीके से घूमता है। स्टॉक और फ्लो किसे कहते हैं, सर्कुलर फ्लो कितने तरीके का होता है, सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ डिस्कस किए जाएंगे कि इकोनॉमिक टेरिटरी किसे कहा जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम किसे कहते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स कौन कौन से होते हैं, हम इसमें डिफरेंस करना सीखेंगे। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लगभग इसमें चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आ जाता है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हम यहाँ पे बेसिक जो एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के वो डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे कवर करेंगे जो इससे रिलेटेड है आपके नेशनल इनकम से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आ जाता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे वैल्यू एडेड मेथड्स हैं, यहाँ आपके मेथड्स अलग अलग, जिस तरीके से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो या मेजर करते हो, उनके 3 तरीके हो जाते हैं। जैसे वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड होता है, आपके 3 मेथड्स हो गए। इन तीनों मेथड्स में क्या अंतर है या किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है वो। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम्स के जो अलग अलग आइटम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, नेशनल इनकम करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे क्या है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है, उसके साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 की बात करें हम, तो चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा रिलेटेड है मनी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मनी का मतलब क्या होता है, जैसे मनी का मतलब क्या हो गया, मनी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम किसे कहा जाता है, जो पहले के टाइम में हम लेन देन करते थे ना, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स ले लिया, वो बार्टर सिस्टम हो गया। फंक्शंस क्या है मनी की डेफिनेशन क्या होती है, मनी सप्लाई किसे कहते हैं, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करेंगे। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 6 में आ जाइए। चैप्टर नंबर 6 में आपका आ जाता है बैंकिंग और कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम पूरा इसमें पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल होता है, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है। ठीक है, सेंट्रल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक का मतलब हो गया यहाँ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ठीक है, जो मुख्य बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है। ठीक, तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 तक का डिस्कशन। अब उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 7 में। तो चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि जो एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक डिमांड, जो थ्योरी ऑफ डिमांड था जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, उसी से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। वहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ फर्म के बारे में। यहाँ हम पूरी कंट्री या इकोनॉमी एज ए होल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड और उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके चैप्टर नंबर 7 में कवर कर लिए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 8, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। डेफिशिएंट डिमांड अगर कम है, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड कम है, डिमांड कम है, तो उसको कैसे सही किया जाए, या
अगर डिमांड ज़्यादा हो गई है, एक्सेस डिमांड है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, एक्सेस डिमांड को मेजर कैसे करें और करेक्ट कैसे करें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो उसमें आपका क्या आ जाता है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक, गवर्नमेंट बजट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, बजट रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स किन्हें कहते हैं, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस्ड सरप्लस और डेफिसिट बजट किसे कहते हैं, और गवर्नमेंट डेफिसिट के क्या क्या मेजर्स हैं वो हम यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन का क्या मतलब है, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, डिमांड क्या रहती है फॉरेन एक्सचेंज की और उसकी सप्लाई क्या है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लाइक ओवरऑल आपका जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर लास्ट चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने कंपोनेंट आते हैं, ऑटोनोमस और अकोमोडिंग आइटम्स क्या होते हैं, डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो हम इसमें चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये तो बातें हो गई आपके बुक से रिलेटेड, क्योंकि आपकी दो बुक्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो दोनों के ही हमने यहाँ पे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। अब उसके बाद कुछ और बातें जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जो रिटन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, यानी कि जो आपका लिखित पेपर होगा, ठीक है, वो कितने मार्क्स का होगा, 80 नंबर का, और जो प्रोजेक्ट बनेगा वो आपका 20 मार्क्स का हो, जिसमें फाइनल होगी और एक्सटर्नल्स आते हैं वाइवास कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो ओवरऑल आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक, तो ये था ओवरऑल आपका डिस्कशन रिलेटेड विद द सिलेबस ऑफ द इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12. Okay, stay connected with us for more videos. Thank you for watching.